कहानी की शुरुआत होती है कांग योंग हो से, जो चोइस योंग ग्रुप के चेयरमैन है और अपनी स्पोर्ट्स कार चला रहे होते हैं। और तभी कार की बैटरी में प्रॉब्लम नोटिस करने के बाद वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि बिजनेस में उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर वो सच में भरोसा कर सके। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी संजय को एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें हुआंग जुन योन से मिलवाया जाता है, जो एक बेस्ट सॉकर प्लेयर है और अभी वो लेग्यू 1 की टीम एफसी चॉइसयोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ योंगहो अपने सभी एग्जीक्यूटिव्स को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो जल्दी ही रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और ये सुनकर उनके जुड़वा बच्चे, जिनका नाम जे ग्योंग और जे सियोंग है, वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये होती है कि दोनों में से कोई भी उनके इस फैसले के अगेंस्ट नहीं जाता। फिर मीटिंग के दौरान योंगहो अपने बच्चों और एग्जीक्यूटिव्स को सेल्फिश होने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि सब लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि कंपनी का अगला लीडर कौन होगा, इस बारे में वो जल्दी ही अपना फाइनल डिसीजन सुनाएंगे। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद एग्जीक्यूटिव्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि दोनों जुड़वा बच्चों में से कोई भी कंपनी संभालने के लायक ही नहीं लगता। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जे ग्योंग और जे सियोंग के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों ही अपने डैड की जगह कंपनी का अगला सक्सेसर बनना चाहते हैं और इस बात को लेकर उनके बीच काफी टेंशन बढ़ जाती है। तब योंगहो अपने दोनों जुड़वा बच्चों को बताते हैं कि वो अगले 1 महीने तक उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि कंपनी का अगला सक्सेसर कौन होगा। ये सुनते ही जे ग्योंग और जे सियोंग दोनों अपने डैड को इम्प्रेस करने और एक दूसरे से बेहतर साबित होने की कोशिश में लग जाते हैं और दोनों के बीच कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। फिर बाद में योंगहो प्राइवेट में अपने सेक्रेटरी संजय से एक शॉकिंग बात शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि कंपनी की पूरी पावर और कंट्रोल वो कभी अपने बच्चों को नहीं देंगे। उनका कभी ये इरादा था ही नहीं। यानी इससे साफ हो जाता है कि उनके दिमाग में सक्सेशन को लेकर कोई अलग ही प्लान चल रहा है। फिर उस शाम दिखाते हैं कि योंगहो अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं और उसी दौरान बातों बातों में उनकी दूसरी पत्नी सियोनही उनके रिटायरमेंट वाले प्लान के बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाती है और फ्यूचर को लेके चिंता करने लगती है। तो वहीं जे ग्योंग और जे सियोंग डिनर के दौरान भी बिजनेस और कंपनी की बातों में ही लगे रहते हैं। तो योंगहो उन्हें गुस्से में चुप करवा देते हैं कि कम से कम खाना खाते वक्त तो बिजनेस की बातें ना करें। तभी वहाँ संजय आ जाता है और जल्दी से बहाना बनाकर योंगहो को वहाँ से ले जाता है और फिर कंपनी के एक वर्कशॉप में ले आता है और वहाँ वो एक बहुत ही सीरियस बात बताता है कि जे ग्योंग और जे सियोंग दोनों ऑफ शेयर अकाउंट्स में सीक्रेट स्लश फंड्स यानी छुपाया हुआ पैसा रख रहे हैं। अब ये सच जानकर योंगहो काफी सैड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके बच्चे कंपनी और फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन तुरंत कोई एक्शन लेने के बजाय वो संजय को ऑर्डर देते हैं कि फिलहाल इस मामले को सीक्रेट रखे और किसी को कानो कान इसकी खबर न हो। तो वहीं दूसरी तरफ सियोनही अपनी बड़ी बेटी बैंग्यूल को फोन करती है। उसे लगता है कि बैंग्यूल अभी न्यूयॉर्क में है, इसलिए वो उसे साउथ कोरिया वापस आने के लिए कहती है। लेकिन बैंग्यूल वापस आने से साफ मना कर देती है और फोन कट कर देती है। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि सियोनही को इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता कि बैंग्यूल असल में पहले से ही साउथ कोरिया में मौजूद है और चुपके से वहीं एक इंटर्न के रूप में काम कर रही है और अपनी असली लोकेशन सबसे छुपा कर रखती है। फिर उस रात दिखाते हैं कि जे ग्योंग और जे सियोंग को एक एम्प्लॉय से टिप मिलती है, जिसके बाद दोनों चुपके से वर्कशॉप में घुस जाते हैं। वहाँ वो योंगहो की कार का डैश कैम फुटेज चेक करते हैं ताकि पता लगा सके कि योंगहो और संजय ने आपस में क्या बात की थी। अब फुटेज देखते हुए जब उन्हें पता चलता है कि उनके डैड वापस वर्कशॉप आ रहे हैं, तो जे ग्योंग तुरंत अपने भाई जे सियोंग से कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से ताकि वो दोनों पकड़े न जाएं। और वो दोनों उसी कार में बैठकर निकल जाते हैं जो उनके डैड की होती है। फिर बाद में जब योंगहो वर्कशॉप पहुँचते हैं और अपनी कार को गायब देख उसके बारे में पूछते हैं, तो एक एम्प्लॉय उनसे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि गाड़ी रिपेयर के लिए भेज दी गई है। इस तरह ट्विंस अपनी हरकत को फिलहाल छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान दिखाते हैं कि सॉकर प्लेयर जुनियन अपनी दादी ओक्सुन को उनके नर्सिंग होम में फोन करता है ताकि उन्हें बता सके कि उसका सिलेक्शन एफसी चॉइसयोंग में हो गया है। शुरू में जुनियन की दादी अपनी डेमेशिया की बीमारी की वजह से अपने ही पोते को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब जुनियन अपनी फुटबॉल जर्सी दिखाता है तब धीरे धीरे उन्हें याद आ
जाता है कि वो तो उनका पोता है। और फिर उसके सिलेक्शन की खुशखबरी सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पोते जुनियन को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और उसकी अचीवमेंट पर प्राउड महसूस करती है। तो वहीं जे स्योंग योंगहो की कार चला रहा होता है और जब जे ग्योंग डैश कैम फुटेजेस वगैरह देख रही होती है तो जे स्योंग भी उसे देखने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। इसी बीच वो ट्रैफिक सिग्नल को भी इग्नोर कर देता है। तो वहीं जब जुनियन अपनी दादी ऑक्सन से फोन पर बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि वो उनसे मिलने आने वाला है, तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है, यानी कि जे स्योंग गलती से जुनियन को टक्कर मार देता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद दोनों ट्विंस घबरा जाते हैं और बल्कि जुनियन की जान बचाने की बजाय वो वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो अपनी ताकत, पैसे और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूत भी मिटा देते हैं ताकि एक्सीडेंट का सच बाहर न आ सके और किसी को भी उनकी इन्वॉल्वमेंट का पता न चले। तो वहीं एक्सीडेंट के बाद जुनियन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इलाज के बाद जब वो होश में आता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके घुटने यानी नी में काफी सीरियस चोट लगी है और उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे डर लगने लगता है कि शायद अब वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और सबसे ज्यादा उसे इस बात का दुख होता है कि वो अपनी दादी ऑक्सुन का सपना पूरा नहीं कर पाएगा और उनका सहारा भी नहीं बन सकेगा। फिर दिखाते हैं कि अगले कुछ दिनों तक जे ग्योंग और जे स्योंग अपने डैड योंगहो से हिट एंड रन एक्सीडेंट की सच्चाई छुपा कर रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योंगहो भी उनके ऑफ शेयर स्लश फंड्स वाले स्कैंडल को फिलहाल सीक्रेट ही रखते हैं, यानी कि अभी दोनों तरफ से राज छुपाए जा रहे हैं। फिर बाद में जुनियन फिजिकल थेरेपी शुरू करता है, लेकिन रिकवरी बहुत मुश्किल साबित होती है क्योंकि उसके लिए ठीक होने से चलना भी एक चैलेंज बन जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एफसी चोइसयोंग टीम की तरफ से जुनियन को एक और बड़ा झटका मिलता है, यानी क्लब उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के मुताबिक अब उसे पेनल्टी अमाउंट देना होगा क्योंकि उसकी इंजरी की वजह से वो टीम के लिए खेल नहीं पा रहा है। अब बेचारा पहले से ही परेशान जुनियन इंसाफ की उम्मीद में पुलिस के पास जाता है और एक्सीडेंट की रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट वाले एरिया की सीसीटीवी फुटेज गायब है। अब ये देखकर उसे शक होता है कि किसी ने शायद जानबूझकर सबूत मिटा दिए हैं, इसलिए वो अपने एक्सीडेंट वाली जगह पर जाकर एक पोस्टर लगाने की कोशिश करता है जिसपे लिखा होता है कि अगर उस दिन किसी ने भी एक्सीडेंट होते हुए देखा है तो वो उसे आकर बताए। लेकिन बेचारा वो पोस्टर भी ठीक से लगा नहीं पाता और जब लगता है कि अब उसके पास एक्सीडेंट प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं बचा है, तब एक नई उम्मीद सामने आती है, यानी उसकी दादी ऑक्सन जिस नर्सिंग होम में एडमिट है वहाँ की केयर गिवर उसे कॉल करती है और पूछती है कि मैंने जो वीडियो तुम्हें भेजा था क्या तुमने वो देखा। और तब पता चलता है कि एक्सीडेंट वाली रात दादी के साथ हुई उसकी फोन कॉल रिकॉर्ड हो गई थी और उस वीडियो को केयर गिवर ने पहले ही जुनियन को भेज दिया था। अब फोन कॉल के रिकॉर्डिंग और कार के डिटेल्स की मदद से जुनियन आखिरकार पता लगा लेता है कि एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी योंगहो की थी। इसके बाद वो सीधा योंगहो की कंपनी आता है और उन्हें एक्सीडेंट के सारे सबूत भिजवाता है। अब जैसे ही योंगहो ये सबूत देखते हैं तो तुरंत जुनियन को अपने ऑफिस बुलाते हैं और सीधा उसे पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। वैसे उन्हें शक होता है कि एक्सीडेंट के पीछे कहीं न कहीं उनके अपने बच्चों का ही हाथ है, इसलिए वो माफी के बजाय मामले को दूसरे तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जुनियन को पैसे नहीं बल्कि एक सच्ची माफी चाहिए थी। वो चाहता है कि जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी वो अपनी गलती मानकर माफी मांगे, लेकिन योंगहो माफी मांगने से सीधा इनकार कर देते हैं और उसे कंपनसेशन देने के साथ ही वो वादा करते हैं कि एफसी चोइसयोंग के कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी भी माफ कर देंगे। लेकिन बदले में वो उससे वो रिकॉर्डिंग मांगते हैं जो एक्सीडेंट वाली रात की फोन कॉल से मिली थी। लेकिन जुनियन योंगहो की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि योंगहो उसके दर्द, उसके करियर और उसकी बर्बाद हुई जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसों से लगाना चाहता है, इसलिए वो कंपनसेशन की ऑफर को बिना सोचे समझे ठुकरा देता है। तब योंगहो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और जुनियन को एक ब्लैंक चेक देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी इमोशनल होके डिसीजन ले रहे हो, जरा प्रैक्टिकली सोचो और खुद लिखो कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे सपनों की क्या कीमत है। लेकिन ये बात जुनियन को और भी ज्यादा इंसल्टेड महसूस करवाती है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी को खरीदने की कोशिश की जा रही हो और गुस्से में वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन बाद में जब वो अपनी हकीकत के बारे में सोचता है तो उसे
एहसास होता है कि उसकी दादी ओक्सुन को देखभाल और इलाज की जरूरत है। अब जब उसका फुटबॉल करियर भी खतरे में है तो उसके पास पैसे कमाने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा। अब आखिरकार मजबूरी में वो चेक पर एक अमाउंट भर देता है और दोबारा कंपनी पहुंच जाता है। तो वहीं इसी बीच दिखाते हैं कि योंग हो अपने दोनों बच्चों को अपने ऑफिस बुलाकर उनके सामने जुनियन के दिए हुए एक्सीडेंट के सबूत रख देते हैं और तब जाके वो दोनों अपने डैड के सामने एक्सीडेंट की सारी सच्चाई कबूल कर लेते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन योंग हो उनकी गलती से बहुत गुस्से में होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को सख्त वार्निंग देते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उनके सारे कारनामों का सच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख देंगे और साथ ही दोनों को उनकी पोजीशन से हटा भी देंगे। अब ये सुनकर ही दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि उनका करियर और कंपनी में उनकी पोजीशन सब कुछ खत्म न हो जाए। इसलिए जब योंग हो वहाँ से जा रहे होते हैं तो दोनों उनके पीछे भागते हैं ताकि उन्हें मना सके, लेकिन उनके डैड लिफ्ट से निकल जाते हैं तो वो दोनों फौरन से सीढ़ियों का रास्ता पकड़ते हैं और वहाँ से अपने डैड तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और इसी अफरा तफरी और घबराहट में एक भयानक हादसा हो जाता है। दरअसल जब जेसियोंग भागते हुए अपने डैड की तरफ आता है तो उसका पैर अपने दूसरे पैर में अटक जाता है, जिस चक्कर में योंग हो को धक्का लग जाता है और योंग हो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। और वो भी उस वक्त जब जुनियन चेक लेकर कंपनी वापस आ रहा होता है और तभी सीढ़ियों से गिरते हुए योंग हो सीधा उसके ऊपर गिर जाते हैं। दोनों की इतनी जोर से टक्कर होती है कि उनके सर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि दोनों नीचे गिरकर बेहोशी हो जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि जब योंग हो होश में आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हॉस्पिटल में नॉर्मल तरीके से रिकवर हो रहे होंगे, लेकिन वो तब शॉक में आ जाते हैं जब वो अपने आप को मिरर में देखते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि वो अपने खुद के शरीर में नहीं है, बल्कि मिस्टीरियसली उनकी सोल जुनियन के शरीर में चली गई है। अब वो डॉक्टर से पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो डॉक्टर को लगता है कि इसके दिमाग का इलाज भी करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब योंग हो कोमा में होते हैं तब संगचा उनके दोनों बच्चों से बात करता है कि उन्हें ऐसा भी क्या काम था जो वो भागते हुए अपने डैड की तरफ आ रहे थे। तो वो कह देते हैं कि उन्हें अब याद ही नहीं है। इसी बीच योंग हो जो अब जुनियन के शरीर में है किसी तरह हॉस्पिटल में अपनी असली बॉडी वाले रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो कुछ एग्जीक्यूटिव्स को अपने बारे में बुरी बातें करते हुए सुनते हैं। जो लोग उनके सामने हमेशा वफादार बनकर रहते थे वही लोग अब उनके कोमा में जाते ही उनकी बुराई कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि योंग हो के इंसिडेंट और कोमा की खबर तेजी से फैलने लगती है और थोड़ी ही देर में ये न्यूज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और साथ ही वो एक्सीडेंट वाली खबर भी। तो अब सभी एग्जीक्यूटिव्स योंग हो के दोनों बच्चों से पूछने लगते हैं कि क्या ये सच है कि चेयरमैन एक लड़के का एक्सीडेंट करके भाग गए थे। तो अपनी गलती मानने की बजाय वो दोनों भाई बहन एक्सीडेंट का सारा दोष अपने डैड योंग हो पर डाल देते हैं। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे हादसे के लिए सिर्फ योंग हो ही जिम्मेदार है और उन्हें भी इस एक्सीडेंट के बारे में अभी पता चल रहा है। अभी ये सब सुनकर योंग हो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो हैरान होते हैं कि उनके अपने बच्चे उनकी पीठ पीछे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो वहीं लोग कंपनी के फ्यूचर सक्सेशन और एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं और अपने ही बच्चों और एग्जीक्यूटिव्स की असली सोच देखकर वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जल्दी अपने असली शरीर में वापस नहीं गए तो सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। अब गुस्से और डेस्परेशन में वो अपनी कोमा में पड़ी असली बॉडी के पास जाकर किसी तरह उसमें वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ जाती है क्योंकि वो गलती से हॉस्पिटल के बेड से टकरा जाते हैं और उनका सर बहुत जोर से चकराने लगता है और उन्हें कॉन्फ्यूजन हो जाता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।